वेलकम टू द फनल इफेक्ट। पिछले हफ्ते रिएक्ट की दुनिया में एक तरह का भूचाल आया था, एक क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, जिसे कुछ लोग रिएक्ट शेल भी कह रहे थे। हाँ बिल्कुल। और उसने डेवलपर्स की नींद उड़ा दी थी। सबने तेजी से अपने सिस्टम पैच किए और सोचा कि खतरा शायद टल गया। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। आज हम उन दरारों की जांच कर रहे हैं जो उस भूचाल के बाद सामने आई हैं। हमारी आज की बातचीत का आधार है रिएक्ट टीम का 11 दिसंबर 2025 का एक ब्लॉग पोस्ट। इसमें 2 और नई कमजोरियों का खुलासा हुआ है जी। तो हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये नई वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये क्यों हुई, इनका असली खतरा क्या है और ये हमें ओपन सोर्स सिक्योरिटी के बारे में क्या सिखाता है। चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। तो रिएक्ट टू शेल का पैच लगने के ठीक एक हफ्ते बाद रिएक्ट टीम फिर से एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी करती है। जब ऐसी खबर आती है तो पहली प्रतिक्रिया होती है, अरे फिर से, क्या पिछला पैच काफी नहीं था? यह प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है और सच कहूं तो सिक्योरिटी की दुनिया में यह बहुत आम है। अच्छा। हाँ, जब कोई बड़ी खामी मिलती है तो उस पर सबका ध्यान जाता है और जब हजारों सिक्योरिटी रिसर्चर्स एक ही कोड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो अक्सर कुछ और छोटी-मोटी चीजें भी निकल आती हैं। तो इस बार भी यही हुआ है? बिल्कुल। रिएक्ट टीम ने 2 नई वल्नरेबिलिटीज का खुलासा किया है। 2 और? हाँ, ठीक है। तो ये नई कमजोरियां क्या हैं और क्या ये पिछले हफ्ते वाली RCE मतलब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन जितनी खतरनाक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अच्छी खबर ये है कि नहीं, ये RCE जितनी खतरनाक नहीं है। ये तो राहत की बात है। बिल्कुल। पहली खामी है डिनायल ऑफ सर्विस, जिसे हम DOS कहते हैं। ये एक हाई सिवियरिटी की खामी है जिसका CVSS स्कोर 7.5 है। डिनायल ऑफ सर्विस, इसका मतलब हमलावर सर्वर को डाउन कर सकता है? जैसे किसी वेबसाइट को ऑफलाइन कर देना? हाँ, बिल्कुल वही। इसे ऐसे समझिए कि हमलावर सर्वर को एक ऐसे काम में उलझा देता है जिससे वो असली यूजर्स की रिक्वेस्ट्स को हैंडल करना बंद कर देता है और वेबसाइट या एप्लीकेशन ठप पड़ जाती है। जी। और दूसरी खामी है सोर्स कोड एक्सपोजर। ये मीडियम सिवेरिटी की है, CVSS स्कोर 5.3। इसका मतलब है कि कुछ खास परिस्थितियों में एक हमलावर सर्वर पर चल रहे आपके कोड के कुछ हिस्सों को देख सकता है। कोड के हिस्सों को? ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इन दोनों कमजोरियों के बावजूद रिएक्ट टीम ने साफ कहा है कि RCE का दरवाजा अभी भी बंद है। अच्छा। तो जो पैच पिछले हफ्ते रिएक्ट टू शेल के लिए जारी हुआ था वो अभी भी काम कर रहा है, पूरी तरह कारगर है। वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से बचाने में सक्षम है। ये एक बड़ी राहत की बात है क्योंकि RCE का मतलब होता है हमलावर का आपके सर्वर पर पूरा कंट्रोल। सही बात है। वो सबसे बड़ा खतरा था और वो टल चुका है। हाँ, लेकिन इन नई कमजोरियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक DOS हमला आपके बिजनेस को घंटों तक बंद रख सकता है और सोर्स कोड एक्सपोजर से तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लीक हो सकती है। बिल्कुल। इसीलिए रिएक्ट टीम का संदेश बिल्कुल साफ है, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। तो एक्शन किसे लेना है? कौन से डेवलपर सबसे ज्यादा खतरे में हैं? खतरे में वो सभी हैं जो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर 3 पैकेजेस के साथ: रिएक्ट सर्वर डॉम वेब पैक, रिएक्ट सर्वर डॉम पार्सल और रिएक्ट सर्वर डॉम टर्बो पैक। ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट में इनमें से कोई भी पैकेज वर्जन 19.0.0 से लेकर 19.2.2 तक का है तो आपको तुरंत अपग्रेड करना होगा। और यहाँ डेवलपर्स के लिए सबसे चौंकाने वाली बात है, जिसे सोर्स में भी हाईलाइट किया गया है। अगर आपने पिछले हफ्ते क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के लिए अपडेट किया था तो भी आपको फिर से अपडेट करना होगा। हाँ, और ये दिखाता है कि सिक्योरिटी एक मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। वर्जन 19.2.2 जो पिछले हफ्ते का पैच था वो RCE को तो रोकता है, लेकिन इन नई DOS और कोड एक्सपोजर कमजोरियों से नहीं बचाता। इसीलिए ये दूसरा अपडेट अनिवार्य है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि खतरा क्या है और किसे पैच करना है। चलिए अब इन कमजोरियों की और गहराई में उतरते हैं। ये DOS वाली खामी, ये काम कैसे करती है? मतलब एक हमलावर सिर्फ एक HTTP रिक्वेस्ट भेजकर पूरे सर्वर को कैसे क्रैश कर सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सीधे रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स के काम करने के तरीके से जुड़ा है। जब क्लाइंट मतलब ब्राउज़र सर्वर से बात करता है तो वो डेटा को एक खास फॉर्मेट में भेजता है। ठीक है।
सर्वर को उस डेटा को डीसीरियलाइज करना पड़ता है, यानी उसे वापस समझने लायक फॉर्मेट में बदलना पड़ता है। हमलावर ने इसी प्रक्रिया में एक कमी ढूंढ निकाली। कैसी कमी? वो एक खास तरह की जानबूझकर बिगाड़ी हुई HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। जब रिएक्ट का सर्वर इस रिक्वेस्ट को डीसीरियलाइज करने की कोशिश करता है तो वो एक इन्फिनिट लूप में फंस जाता है। इन्फिनिट लूप मतलब एक अनंत चक्र, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। बिल्कुल। कोड एक ही हिस्से को बार बार चलाता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि सर्वर का CPU इस्तेमाल 100% पर पहुंच जाता है और वो किसी और काम के लिए उपलब्ध नहीं रहता। तो सर्वर एक तरह से जाम हो जाता है। सही कहा। एक मिनट, सोर्स में एक बहुत अजीब बात लिखी है। उसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐप सर्वर फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं भी कर रहा है तब भी वो खतरे में हो सकता है। हाँ। ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर मैं उस फीचर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो मेरा सर्वर वल्नरेबल कैसे हो सकता है? ये एक शानदार सवाल है और यही इस खामी को और ज्यादा खतरनाक बनाता है। इसका कारण रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स का आर्किटेक्चर है। अच्छा। भले ही आप अपने कोड में सीधे तौर पर सर्वर फंक्शंस ना लिख रहे हो, लेकिन अगर आपका फ्रेमवर्क जैसे Next.js RSCs को सपोर्ट करता है तो सर्वर पर वो कोड मौजूद होता है जो इन रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो वो दरवाजा एक तरह से खुला ही रहता है, भले ही मैं उसका इस्तेमाल ना करूं। बिल्कुल। हमलावर को बस उस एंड पॉइंट का पता लगाना होता है। इससे प्रभावित होने वाले एप्लीकेशंस का दायरा बहुत बढ़ जाता है। और सोर्स ये भी बताता है कि डॉस के लिए जो पहला फिक्स आया था वो भी अधूरा था, इसीलिए 2 CVE नंबर है। जी हाँ, ये एक बिल्ली चूहे का खेल जैसा है। पहला पैच एक खास तरीके को रोकता था, लेकिन सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने लगभग तुरंत ही उस पैच को बाईपास करने का एक और तरीका ढूंढ लिया। मतलब उसे चकमा देने का? हाँ, इसी वजह से रिएक्ट टीम को एक दूसरा ज्यादा मजबूत पैच बनाना पड़ा और एक नया CVE नंबर जारी करना पड़ा। ठीक है, तो DOS हमला सर्वर को ठप कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरी खामी की, सोर्स कोड एक्सपोजर। ये सुनने में तो DOS से भी ज्यादा डरावना लगता है। हाँ, ये निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है। क्या इसका मतलब है कि हमलावर मेरा पूरा कोड देख सकता है, मेरे बिजनेस का सीक्रेट सॉस? पूरा कोड कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन ये खामी तब सामने आती है जब कोई सर्वर फंक्शन किसी स्ट्रिंगिफाइड आर्ग्यूमेंट को एक्सपोज करता है। स्ट्रिंगिफाइड आर्ग्यूमेंट, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? मतलब जब आप किसी फंक्शन को टेक्स्ट आधारित डेटा भेजते हैं तो हमलावर उस टेक्स्ट को इस तरह से बना सकता है कि सर्वर भ्रमित हो जाए। सोर्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। बताइए। मान लीजिए आपका एक सर्वर फंक्शन है जो यूजर का नाम लेता है और एक ग्रीटिंग मैसेज बनाता है। मैसेज hello/name। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है। हाँ, अब हमलावर नेम की जगह एक खास तरह का JSON पेलोड भेजता है। जब सर्वर उस पेलोड को प्रोसेस करने की कोशिश करता है तो वो गलती से जवाब में उस फंक्शन का पूरा सोर्स कोड ही वापस भेज देता है। क्या पूरा सोर्स कोड? मतलब अगर उस कोड में कोई API की या डेटाबेस का पासवर्ड लिखा हो तो वो भी लीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। सोर्स में जो लीक हुए डेटा का उदाहरण है उसमें साफ दिखता है कि सीक्रेट की जैसी संवेदनशील जानकारी भी रिस्पॉन्स में लीक हो जाती है। अरे बाप रे। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है जो हर डेवलपर के लिए एक सबक है। तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? क्या इसका कोई बचाव है? इसका एक बहुत मजबूत बचाव है और अच्छी बात यह है कि ये पहले से ही एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, वो क्या है? सोर्स के मुताबिक सिर्फ वही सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं जो कोड में हार्ड कोडेड हैं, मतलब जिन्हें सीधे कोड के अंदर टेक्स्ट की तरह लिखा गया है। जैसे const API की = ABC123XYZ। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने अपने सीक्रेट्स को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में रखा है जैसे process.env.api की, तो वे इस हमले से पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। अपने सीक्रेट्स को कोड से हमेशा अलग क्यों रखना चाहिए, ये इसका एक जीता जागता सबूत है। सही कहा। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत डेवलपर्स की समस्या तो नहीं होगी। रिएक्ट तो पूरे वेब इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी जैसा है। हाँ, इसका असर बहुत दूर तक गया है। प्रभावित फ्रेमवर्क्स और बंडलर्स की लिस्ट में Next.js, Remix, Waku और पार्सल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मतलब जब कोर लाइब्रेरी में कोई खामी आती है तो उस पर बने सभी फ्रेमवर्क्स में वो अपने आप पहुंच जाती है। जी, और वर्सेल जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स को भी तुरंत हरकत में आना पड़ा। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने अपने यूजर्स के ऐप्स को पैच कर दिया? सीधे तौर पर नहीं, वो डेवलपर की जिम्मेदारी है। लेकिन वर्सेल जैसी कंपनियों ने अपने स्तर पर एक अस्थायी सुरक्षा कवच तैयार किया। उन्होंने शायद अपने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यानी WAF में नए रूल्स जोड़े होंगे।
जो इन खतरनाक रिक्वेस्ट्स को सर्वर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन सोर्स ये साफ करता है कि ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। डेवलपर्स को इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। असली समाधान अपनी डिपेंडेंसीज को अपडेट करना ही है। और मोबाइल की दुनिया का क्या? रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स का क्या? क्या उन्हें भी चिंता करने की जरूरत है? उनके लिए स्थिति थोड़ी अलग है। अगर वे एक स्टैंडर्ड रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वे ज्यादातर सुरक्षित हैं। लेकिन आजकल कई टीमें मोनोरेपो का इस्तेमाल करती हैं, जहां वेब और मोबाइल का कोड एक ही जगह होता है। सही पकड़ा, वहां खतरा है। और उनके लिए सोर्स में एक खास सलाह है। सिर्फ उन 3 पैकेजेस को अपडेट करें जिनका हमने जिक्र किया, रिएक्ट सर्वर डॉम वाले। रिएक्ट या रिएक्ट डॉम को नहीं छेड़ना है? नहीं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट का वर्जन नेटिव साइट से जुड़ा होता है और उसे बदलने से वर्जन मिसमैच की एरर्स आ सकती हैं। ये एक बहुत ही बारीक और जरूरी सलाह है। इस पूरी घटना को देखते हुए सोर्स में एक बहुत दिलचस्प लाइन लिखी है, इट्स कॉमन फॉर क्रिटिकल CVEs टू अनकवर फॉलो-अप वल्नरेबिलिटीज। मतलब बड़ी कमजोरियों के बाद अक्सर छोटी-मोटी और कमजोरियां सामने आती हैं। इसे हेल्दी रिस्पॉन्स साइकिल कहना थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि पहला पैच जल्दबाजी में रिलीज किया गया था। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है। लेकिन सिक्योरिटी के दुनिया में, खासकर जब RCE जैसा बड़ा खतरा हो, तो पहली प्राथमिकता ट्रियाज होती है, यानी सबसे खतरनाक घाव पर पहले पट्टी बांधना। तो रिएक्ट टीम ने सबसे पहले RCE वाले रास्ते को बंद किया, जो कि सही कदम था। उसके बाद जो होता है वही हेल्दी रिस्पॉन्स साइकिल है। जैसे ही पैच रिलीज होता है, दुनिया भर के हजारों रिसर्चर्स उस पैच का रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैच को तोड़ने का कोई और रास्ता है या नहीं। बिल्कुल, वे एक विशाल विकेंद्रीकृत QA टीम की तरह काम करते हैं। उनका इन मिलती जुलती कमजोरियों को ढूंढ निकालना किसी की नाकामी का संकेत नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इकोसिस्टम जिंदा है और कोड को सुरक्षित बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो संक्षेप में, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में 2 नई कमजोरियां, डिनायल ऑफ सर्विस और सोर्स कोड एक्सपोजर पाई गई हैं। जी। इनका खतरा RCE जितना बड़ा नहीं है, लेकिन ये गंभीर है और तुरंत पैच की मांग करती हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने पिछले हफ्ते पैच किया था, तब भी आपको फिर से तुरंत अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल, और इससे सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि सिक्योरिटी कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इससे एक और गहरा सबक मिलता है। ये घटना सिर्फ रिएक्ट की कहानी नहीं है, ये आधुनिक वेब डेवलपमेंट की कहानी है। जैसे जैसे हम सर्वर साइड रेंडरिंग और एज कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्वर और क्लाइंट के बीच की ये धुंधली रेखा ही सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा नया मैदान बन गई है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये घटना दिखाती है कि अब हर फ्रंट एंड डेवलपर को कुछ हद तक बैक एंड सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना होगा। और इस चर्चा के अंत में मैं एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। सोर्स में खतरे की रिपोर्ट से लेकर पैच जारी होने तक की पूरी टाइमलाइन दी गई है, जो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पूरी हुई। इसमें एंड्रो मैकफर्सन, रियोटा के और शिंसाको नोमुरा जैसे रिसर्चर्स को भी पूरा श्रेय दिया गया है। ये पारदर्शिता, ये रफ्तार और ये सहयोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी के स्वास्थ्य और सहयोगी भावना के बारे में क्या बताता है, जिस पर आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया निर्भर है। ये मॉडल हमें अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ने देता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि एक छोटी सी दरार कितनी तेजी से पूरी नींव को हिला सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।